हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ रहे थे, उसमें जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है रेड फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम कंपैरिजन बेसिस पे पढ़ेंगे वाइट के साथ में, तो उसको समझना भी ज़्यादा आसान होगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आप कह सकते हैं ज़्यादा आते हैं। वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं, वाइट, रेड और ब्लैक, पर यदि कंपैरिजन किया जाता है तो वाइट और रेड का कंपैरिजन आप लोग ज़्यादा देखेंगे। रेड फॉस्फोरस पे मैं स्टार्ट करूँ तो रेड फॉस्फोरस को बनाने का तरीका देखते हैं। इसे बनाने के लिए वाइट फॉस्फोरस का ही यूज़ किया जाता है, जिसमें वाइट फॉस्फोरस लिया जाता है जिसका हम फॉर्मूला P4 ले रहे हैं। इसे हम 573 केल्विन पे गर्म करते हैं, जिससे ये वाइट से रेड फॉस्फोरस हो जाता है। 573 केल्विन पे गर्म करने के अलावा इसमें आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ी याद रखनी पड़ती है। एब्सेंस ऑफ एयर, in presence of CO2 और कोल गैस। ये इनर्ट कंडीशन मेंटेन करते हैं क्योंकि आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि वाइट फॉस्फोरस काफ़ी रिएक्टिव नेचर का होता है। तो कंपैरिजन में कलर तो आपको डिफरेंट दिख ही रहा है वाइट और रेड कलर का। इसके अलावा यदि आप स्ट्रक्चर बेसिस पे देखें, यहाँ पर ये वाइट फॉस्फोरस है, मगर यदि आप इसके स्ट्रक्चर को रेड से कंपेयर करें तो आपको पिछली बार ये जो बॉन्डिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी, आप देख सकते हैं वो बॉन्डिंग टूट गई है, और ये जो बॉन्डिंग टूट गई है वो अब इन फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना रही है, और ये सीधे सीधे इसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट डालेगी। रिएक्टिविटी में फ़र्क ये है कि रिएक्टिविटी पहले से कम हो चुकी है। वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव, याद करें ये बहुत जल्दी आग पकड़ता था, पर ये रिएक्टिविटी में यहाँ कमी आई है। वजह यह है कि जब ये बॉन्ड पिछली बार बना था, जब ये बॉन्ड पिछली बार पड़ा था तो इसे ये पास में लेकर आ रहा था, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ गया था, एक एंगल छोटा सा 60 डिग्री का क्रिएट हो गया था। पर यदि ये बॉन्ड टूटे हैं और इन्होंने पास वाले के साथ बॉन्ड बनाया है तो ये जो दूरी थी कम थी वो बड़ी होने से क्या फ़र्क पड़ा, आप जानते हैं कि द एवरी फॉस्फोरस हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास में आएगी तो रिपल्शन बढ़ेगा, और अगर ये दूर हुई है तो इनके बीच का रिपल्शन जो है वो कम होगा, और रिपल्शन कम होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो क्या कम कर देती है, रिएक्टिविटी कम कर देती है। साथ में पॉलीमरिक नेचर का हो गया, तो जहाँ वो मोनोमरिक नेचर का था ये पॉलीमरिक नेचर का है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा है पर अगर आप मेनली उन पॉइंट पे कंसंट्रेट करें जिस पे सवाल ज़्यादा आते हैं तो बेनिफिशियल हो सकता है कि हम उनके सवालों के थ्रू मैक्सिमम पोर्शन कवर करके आंसर्स दे सकें। वो ये है कि आप नोटिस करें कि चाहे वाइट फॉस्फोरस हो चाहे रेड फॉस्फोरस है, जब भी आपको सवाल पूछा जाता है कि फॉस्फोरस कैसे बॉन्डेड है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉस्फोरस इधर बॉन्डेड है, इधर बॉन्डेड है और इधर बॉन्डेड है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये 3 फॉस्फोरस के साथ में बॉन्डेड है। यहाँ देखूँ तो ये फॉस्फोरस भी 3 के साथ बॉन्डेड है। तो हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चरल वेरिएशन के कारण फॉस्फोरस के जो नेक्स्ट फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग थी उसके नंबर में कोई फ़र्क आएगा, पर ऐसा नहीं है, कोई बॉन्डिंग में फ़र्क नहीं है। पहले भी एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से जुड़ा था और अभी भी एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से ही जुड़ा है। मैं अपना पॉइंट फिर से रिपीट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइट फॉस्फोरस में भी एक फॉस्फोरस 3 से जुड़ा था और अभी भी 3 से जुड़ा है। इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है कि इफ यू चेंज द एरोट्रॉप इज द नंबर इज चेंजेस, नो, नंबर विल नॉट चेंजेस। इस पॉइंट को अच्छे से मार्क करके रखें, लिख कर रखें आप। चलो कंपैरिजन बेसिस में बात करें तो कंपैरिजन बेसिस पे अपन फिजिकल स्टेटस को लेकर बात करते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेटस की बात करें, दैट वाज वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, ये है हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द आयरन ग्रे लस्टर। तो वहाँ पर जब वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड था, ये अगर फिजिकल स्टेट में बात करूँ तो ये हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है विथ आयरन ग्रे लस्टर।
नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ मैंने कहा था इट वॉज पॉइजनस इन नेचर। आपको याद आए तो मैंने कहा था उससे फॉसी जॉन नाम की डिजीज़ क्रिएट होती है। द पर्सन हु इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग विद दैट वाइट फॉस्फरस मे कॉज द डिजीज़ ऑफ फॉसी जॉ। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज़ नॉन पॉइजनस इन नेचर। जहाँ वो पॉइजनस नेचर का था वहीं ये पॉइजनस नेचर कैरी नहीं करता। दिस इज़ नॉन पॉइजनस नेचर सब्सटेंस। द थर्ड वन, चलिए प्रिपरेशन की बात करी, वाइट से ही बना था, इनर एटमॉस्फेयर मेंटेन करें, बॉन्ड एंगल में बढ़ोतरी हुई है जिससे लोन पर रिपल्शन कम होने से रिएक्टिविटी कम हुई है। वो जहाँ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड था ये हार्ड क्रिस्टलाइन आयरन ग्रे लस्टर का सॉलिड है, नॉन पॉइजनस नेचर का, जबकि पॉइजनस नेचर का नेचर है। अब अगला पॉइंट अगेन जो मैं कह रही हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं मार्क कर रही हूँ। सॉल्युबिलिटी अक्सर दोनों की कंपेयर की जाती है, याद करें। वाइट फॉस्फोरस इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड है इधर, ठीक है। मगर यदि मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि इट इज़ insoluble in water as well as कार्बन डाइसल्फाइड, इथर एंड अल्कोहल, ये दोनों में ही नहीं घुलता, ये इसकी खासियत है। नाउ अगेन फोर्थ पॉइंट रिएक्टिविटी बेसिस का, जैसे मैं कह चुकी हूँ कि पॉलीमेरिक नेचर आने से बीच का सेंटर फॉस्फोरस बॉन्ड टूटने से रिपल्शन कम हुआ है और रिपल्शन कम होने के साथ में रिएक्टिविटी में भी कमी आई है। वो चीज़ हमको यहाँ इस तरह देखने के लिए मिलती है कि अगर हम याद करें तो हमने कहा था वाइट फॉस्फोरस को पानी के अंदर स्टोर करना होता है क्योंकि वो 30 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेता है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर भी इसकी रिएक्टिविटी में कमी आई है, ऐसे देख सकते हैं। जहाँ वो 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़कर हो चुका है 270 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी फ़र्क है, 30 डिग्री और 270 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी फ़र्क है। 30 डिग्री बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है जिसमें हम कह सकते हैं गर्मी के सीज़न में तो इसमें बहुत आसानी से आग पकड़ जाती है, मगर यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर है 270 डिग्री सेल्सियस। इट्स वेरी हाई टेम्परेचर जो बताता है कि इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। दिस इग्निशन टेम्परेचर इज़ टू 70 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आप याद करें मैंने कहा था वो हाईली रिएक्टिव नेचर का, इजीली इट कैच फायर एंड फॉर्म P4O10। ये इतनी आसानी से ये आग पकड़ता नहीं है। साथ में ये भी बात कही थी, ये जब आग पकड़ता है तो ये धीरे धीरे स्लो मतलब नॉर्मल केस में भी अगर आप इसे एयर में रखते हैं तो स्लोली कंबंशन शो करता है जिससे ग्रीनिश लाइट इमिट होती है, जिसे कैमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोरेंस कहा जाता है। ये फिनोमिना इसमें नहीं देखा जाता। ये वाइट और रेड के बीच में एक बड़ा कंपैरिजन है कि वाइट फॉस्फोरस शो कैमिल्यूमिनेसेंस बट द रेड फॉस्फोरस डू नॉट शो कैमिल्यूमिनेसेंस। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आएगा कि the red phosphorus do not show chemiluminescence, do not show chemiluminescence। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इसकी डेंसिटी के बेसिस पे, जिसमें कहा जाता है इट्स डेंसिटी इज़ मोर इन कंपेयर टू वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा डेंस होता है, इट इज़ मोर डेंस इन कंपेयर टू वाइट फॉस्फोरस। ये हमारे सफ़ेद फॉस्फोरस से ज़्यादा डेंस है। अभी तक मैं आपसे कंपैरिजन बेसिस पे बात करी थी, बट मैं इसकी कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। कंपैरिजन थोड़ा सा आप रिवाइज करें, थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना आप रिवाइज करेंगे उसको उतना जल्दी आपको ये फॉर्मली बैठ जाएगा कि आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। द रेट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम वाइट 573 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान रखना है कि प्रोसेस के दौरान एयर नहीं हो क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, आप देख चुके। प्रेजेंस ऑफ CO2 और कोल गैस। रिएक्टिविटी में कमी आने की वजह वो सेंटर बॉन्ड का टूटना, जिससे बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। लोन पेयर के बीच का रिपल्शन कम हुआ है और रिपल्शन कम होने से रिएक्टिविटी में भी कमी आई है। ये वहाँ जाए ये वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड था
ऑर्डरलेस होता है। एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, वो ऑर्डरलेस था, ये ऑर्डरलेस है, और वो जो है वो गार्लिक स्मेल का था। अगर आप याद करें तो ये कंपैरिजन का बेसिस बन सकता है कि इसमें से जहाँ गार्लिक जैसी स्मेल आती है इसमें से कोई स्मेल नहीं आती है। आयरन ग्रे लश्चर का है ये, और फॉसी जॉ डिजीज कॉज करता है वाइट फॉस्फोरस, ये नॉन पॉइजनस नेचर का है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड, जबकि वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। ये बात कह चुकी हूँ, एग्जामिनेशन के हिसाब से ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट, जहाँ वो 30 डिग्री पे आग पकड़ने के कारण आप उसे पानी के अंदर स्टोर करके रखते थे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसे पानी की स्टोर करने की। इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, 270 डिग्री सेल्सियस है, मुश्किल है कि कोई इतना टेम्परेचर गेन करके आग पकड़ सके। रेड फॉस्फोरस डू नॉट शो केमिकल सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसकी, और ये ज़्यादा डेंस है। तो मैंने कहा भी कंपैरिजन बेसिस पे बात की, और भी अभी एक आध पॉइंट आएगा कंपैरिजन बेसिस पे, पर इसकी इंडिविजुअल 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सब्लिमेट होता है एयर में, सॉलिड है, पर ऐसा नहीं है आप रखोगे गर्म होगा तो पिघलेगा, डायरेक्टली सब्लिमेट, जैसे कैम्फर होता है जो सीधे सब्लिमेट हो जाता है, सब्लिमेट होता है। और जो सब्लिमेट होके वेपर्स मिलती हैं वो वाइट फॉस्फोरस की होती है, मतलब ये सब्लिमेट होके रेड से वापस वाइट बन जाता है, और जब आप इसे ठंडा करेंगे तो वापस आपको वाइट मिलेगा, मतलब इट हैविंग अ प्रॉपर्टी टू अगेन कन्वर्ट फ्रॉम रेड टू वाइट फॉस्फोरस। तो इट सब्लिमेट इन एयर, from vapors of white phosphorus it sublimate in air forming vapors of white phosphorus and again convert into वाइट फॉस्फोरस ऑन कंडेंसेशन। ठंडा करने पर ये फिर से वाइट फॉस्फोरस बना लेगा। ये इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक मैंने बताई। द नेक्स्ट इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है जो रिलेटिवली लेस पर ज़्यादा पूछी गई है सवालों में, पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करें हम ज़्यादा कौन सी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक वाइट फॉस्फोरस के NaOH के साथ रिएक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कैमिल्यूमिनेसेंट नेचर, इन दोनों का सॉल्युबिलिटी बेसिस पे कंपैरिजन, पानी में घुलता नहीं था, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता था, पानी में नहीं घुलता, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता। इग्निशन 30 डिग्री पे आग पकड़ लेना, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल्स में, नंबर्स ऑफ फॉस्फोरस में कोई चेंज नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाइट ले लो रेड ले लो, दोनों में ही एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से जुड़ा है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट डू नॉट शो कंडक्शन। सवाल पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो 4 ऑप्शन में अक्सर ये जरूर मिल जाता है। याद रखना है कि डू नॉट शो कंडक्शन, सिर्फ एक बीटा फॉस्फोरस होता है ब्लैक का टाइप जो ग्रेफाइट जैसा नेचर कैरी करता है, वो कंडक्शन दिखाता है, बाकी कोई भी कंडक्शन नहीं दिखाता। तो इट डू नॉट शो कंडक्शन। ये कंडक्शन नहीं दिखाता है। तो भाई इनके जो बाकी पॉइंट्स बचे हैं वो भी देख लें हम। द रेड फॉस्फोरस रिएक्टिविटी बेसिस से बात करेंगे। मैंने माना कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, फिर भी कुछ रिएक्शन तो दिखाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ P4O10 बनना, तो रिएक्टिविटी पॉइंट आ जाएगा अगर मेरा नेक्स्ट। तो रिएक्टिविटी बेसिस पर हम इसके कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट रिएक्शन विथ एयर ले लो। चलो, रिएक्शन विथ एयर में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको, इतनी आसानी से जैसे वाइट रिएक्ट करा था ये नहीं करेगा। तो ये P4O10 ठीक है। सेकेंड हम इसकी रिएक्शन देख सकते हैं क्लोरीन के साथ में, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बाकायदा PCl3। फॉस्फोरस के 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है PCl3, PCl5। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, बहुत कॉमनली रिएजेंट्स है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। PCl5 बनाता है, डिपेंड आपने क्लोरीन कितना लिया है, ज़्यादा लिया है कम लिया है।
रिएक्शन विद सल्फर, अगर आपको याद हो P4S3 कंपाउंड था जो कि मैच बॉक्स में यूज़ किया जाता है, और मैच बॉक्स में उसी की स्पार्किंग बेसिस पर आप कंपाउंड यूज़ करते हैं। ये सल्फर है, इसके साथ एक कंपाउंड बनता है दैट इज़ P4S3, और ये जो कंपाउंड है ये मैच बॉक्स में यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे बनता है। और यदि मैं डिफरेंस के बेसिस पे बात करूँ, एक पॉइंट और है रिएक्शन विथ मेटल, ये दोनों सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। रिएक्शन विथ मेटल, दोनों ही मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ भी मैं सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करा रही हूँ। तो P4 + Na, जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम की एक वैलेंसी फॉस्फोरस की 3 है, तो बिकम Na3P कंपाउंड बना, तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन हो गया। नॉट डिफरेंस के बेसिस पे बात करें तो रेड और वाइट फॉस्फोरस के डिफरेंस में एक मेजर डिफरेंस आता है, डू नॉट रिएक्ट विद अल्कली। डू नॉट रिएक्ट विद अल्कली को अगर आप याद करें तो वाइट फॉस्फोरस अल्कली के साथ रिएक्शन दिखाया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप चाहे कितने पुराने पेपर्स उठा के देख लें मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के, इस साल के भी पेपर्स में उसका जिक्र है, बार बार वो सवाल आता है। वाइट फॉस्फोरस रिएक्शन NaOH के साथ में आप पुराना लेक्चर देख लें, द P4 + 3 NaOH + 3 moles ऑफ वाटर फ्रॉम फॉस्फीन + सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बार बार देखने के लिए मिलती है एग्जाम में। वो रिएक्शन हमारा रेड फॉस्फोरस नहीं दिखाता, ये दोनों के बीच का कंपैरिजन। तो दिस इज अबाउट द रेड फॉस्फोरस। हमारा बचता है एक और फॉस्फोरस का एलोट्रॉप, वो है ब्लैक फॉस्फोरस। Now the next allotrop, black phosphorus. इसके दो टाइप होते हैं, अल्फा एंड बीटा। इंडिविजुअली हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मगर पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि ये किन से बनता है। तो जब यहाँ ये रेड फॉस्फोरस से बनता है, वहीं ये वाइट फॉस्फोरस से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा टाइप के साथ। अल्फा टाइप, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप रेड फॉस्फोरस को गर्म करते हैं तो रेड फॉस्फोरस को यदि 803 केल्विन टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म किया जाए, रेड phosphorus changes into alpha type of phosphorus which is a type of black phosphorus। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसको लेके डिस्कस करने की, मतलब सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको याद है तो मैं वाइट पढ़ा था, और उसके बाद रेड, और अब ब्लैक की बारी आ रही है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आती है कि ये दो शेप में मिलता है, ये रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक शेप में मिलता है। इट इज फाउंड इन 2 शेप, monoclinic shape and rhombohedral। सेकेंड, इसके अलावा जो नेक्स्ट ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आसानी से आग नहीं पकड़ता। जिस तरह की रिएक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके चल रहे हैं फॉस्फोरस के टाइप में, इसलिए इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है कि जहाँ वाइट को बहुत ज़्यादा कहा, रेड में कहा रिएक्टिविटी कम हो, और यहाँ पे और भी रिएक्टिविटी कम दिखाई जा रही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है डू नॉट कैच इन फायर, इसमें इग्निशन नहीं होता, आग नहीं लगती until it is heated at very high temperature। तो आप इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, it do not show ignition, it do not ignite, it do not ignite until not heated under high temperature।
जब तक हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे तब तक ये आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, बीटा टाइप। अब हम बात करेंगे बीटा टाइप की। मैंने भी जैसे आपको बताया था कि वाइट फॉस्फोरस को गर्म करके इसको बनाया जाता है। तो यदि हम वाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म करें तो दिस वाइट फॉस्फोरस चेंजेस टू ब्लैक फॉस्फोरस। ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये ब्लैक फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो इसकी खासियत ये है कि ये लेयर्ड फॉर्म में मिलता है। इसमें भी स्टिल वही बात है जो मैंने कहा था, कंपैरिजन बेसिस पे अगर करें तो बाकी भले ही पॉइंट कंपैरिजन के हैं इन तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म में, मगर बॉन्डिंग्स के नंबर में कोई फर्क नहीं आया। वाइट ले लो, रेड ले लो, ब्लैक ले लो, अभी भी एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। मगर ये कहा जाता है कि इट इज फाउंड इन लेयर्ड शेप। यहाँ पर इस तरह की लेयर्स बनती हैं फॉस्फोरस की जिसमें ये टाइप पाया जाता है और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। एक लेयर ऊपर से दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड होती है। अगर आप याद करें, आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें ऐसी कार्बन की लेयर्स होती थी हेक्सागोनल, और एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करती थी। बिल्कुल वैसे ही इसका स्ट्रक्चर आप लोग ग्रेफाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हेक्सागोनल फॉस्फोरस का एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। और ये जो फॉस्फोरस इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। हमने सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस में एंगल का जिक्र किया था 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, जो बड़ा है, जो बता रहा है रिएक्टिविटी में और भी कमी आई है। और ये जो ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसे ग्रेफाइट जैसी प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वैसे ही रेड फॉस्फोरस नहीं, वाइट नहीं, ब्लैक का अल्फा फॉर्म नहीं दिखाता कंडक्टिविटी, बट ब्लैक का बीटा फॉर्म जो है कंडक्टिविटी दिखाता है। तो आप याद रखेंगे रेड स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ग्रेफाइट के साथ, और ग्रेफाइट के साथ सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं मैच कर रहा है, ग्रेफाइट के साथ कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, सारे फॉर्म में अकेला अच्छा कंडक्टर। इसके अलावा ब्लैक मेटलिक लस्टर, चौथा इट इज वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं जिसे it do not catch fire until you are not heated till 673 Kelvin temperature. It's the most stable form, most stable form कह सकते हो, सबसे ज़्यादा सभी एलोट्रोपिक फॉर्म में मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। do not catch fire until not heated up to 673 Kelvin temperature. This is the beta type of structure. ये हमने डिस्कस किया फॉस्फोरस के तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म. Now we are going to discuss the phosphine, the poisonous gas of the phosphorus. तो इसके बाद हम चलिए डिस्कस करते हैं phosphine gas.